बहू और बेटी के पकवान समान नहीं होते। प्रीति सभी लड़कियों की तरह शादी करके अपनी ससुराल आती है और आज उसकी पहली रसोई होती है और वो अपनी पहली रसोई में बड़े ही प्यार से सबके लिए मीठे में हलवा, छोले भटूरे, पुलाव, पराठे जैसे पकवान बनाती है। और जब पूरा परिवार प्रीति के हाथ का खाना खाता है तो सब उसकी काफी तारीफ करते हैं। बहू, तुमने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। सही कहा पापा आपने, वरना आपने तो देखा होगा मैं भटूरे को हाथ भी नहीं लगाता और आज मैंने 2 भटूरे खा लिए। भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। काश कि मैं आपके हाथों का खाना खाने के लिए कुछ दिन और रुक पाती, पर मेरे हॉस्टल का ये आखिरी साल है। फिर उसके बाद जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आऊंगी ना, तो आप मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाना। अब इतनी भी झूठी तारीफ मत करो, वरना बहू खुद में सुधार नहीं लाएगी। बहू, भटूरे बहुत ज्यादा ऑयली हैं, छोले में भी ऊपर तेल नजर आ रहा है और पुलाव थोड़े और नरम होने चाहिए। माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। प्रीति अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती और सभी की तारीफ सुनकर काफी खुश होती है और अपनी माँ को फोन करके कमरे में बैठकर सारी बात बताती है। माँ, चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आपको पता है, आज मेरी पहली रसोई थी और सभी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। दीपक तो छोले भटूरे को हाथ भी नहीं लगाते थे और उन्होंने तो 2 भटूरे खा लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही अच्छा खाना बनाकर ससुराल वालों का दिल जीतना। अपनी माँ से बात करके जैसे ही प्रीति फोन रखती है उसके कमरे में शांति आती है। मुझे देखकर अपनी माँ का फोन रख दिया, या सच में बातें पूरी हो गई थी। ऐसा नहीं है माँ जी, बस वो तो माँ को मेरी याद आ रही थी तो इसलिए उन्होंने फोन कर लिया था। चलो ठीक है, वैसे मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि कल करिश्मा हॉस्टल वापस जा रही है। ये उसकी पढ़ाई का आखिरी साल है, तो कल सुबह जल्दी उठकर उसका टिफिन बना देना और साथ में कुछ मट्ठी, नमकीन, नमक पाले और कचौड़ियाँ भी बना लेना, ताकि वो हॉस्टल में खाली समय में कुछ न कुछ खाती रहे। शांति प्रीति को काम देकर वहां से चली जाती है और अगली सुबह प्रीति जल्दी उठकर रसोई में अपनी नंद के लिए टिफिन बनाने लगती है। तभी वहां शांति आती है और वो देखती है कि कचौरी के लिए प्रीति आटा लगा रही है। लगता है शादी से 1 महीने पहले ही खाना बनाना सीखी हो, जब भी तो कुछ भी सही से नहीं कर पाती। माँ ने अगर सही से काम सिखाया होता तो ऐसी गलती ना कर रही होती। आटे में थोड़ा और रिफाइंड डालो ताकि कचौड़ियाँ खस्ता बने। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं शुरू से ही माँ के साथ खाना बनाती आ रही हूँ और मेरे घर में तो सभी को मेरे हाथों का खाना पसंद है। पर हाँ, कचौड़ी मैंने 1 या 2 ही बार बनाई है, इसलिए मुझे इसका हिसाब सही से नहीं पता। आज बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में मैंने तुझे अपने घर की बहू बना लिया। खुशकिस्मत है तू जो ऐसा ससुराल मिला है। किसी और के घर गई होती ना तो पता नहीं क्या होता। शांति प्रीति को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। कुछ ही देर में प्रीति अपनी नंद का टिफिन पैक कर देती है और साथ में कचौड़ी, नमक पारे और मट्ठी का एक डिब्बा भी पैक करके हॉल में रख देती है और करिश्मा सारा सामान पैक करके बाहर हॉल में आती है। भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर मुझे आपकी भी बहुत याद आएगी। मैं ज्यादा दिन आपके साथ जो नहीं रह सकी। अरे अब जा, तेरी भाभी कहीं नहीं जा रही है। 1 साल बाद जब तू यहाँ आएगी तो तेरी भाभी तुझे यहीं मिलेगी। और अब आप दोनों देख क्या रहे हो, इसकी ट्रेन छूट जाएगी, इसको तब छोड़ने जाओगे क्या? शांति की जल्दबाजी के चक्कर में विनोद और दीपक जल्दी से करिश्मा को स्टेशन छोड़कर आते हैं और इसी तरह समय गुजरता है। अब जब भी प्रीति कुछ नया बनाने का ट्राई करती या कुछ भी अपनी सास की पसंद का बनाती तो शांति उन सभी खानों में कमियां निकालती है। बहू, आज फिर तुम्हारी सब्जी में मसाला तेज है। एक काम करो, मेरी चाप की सब्जी में थोड़ा क्रीम डाल दो, वरना मुझसे ये सब्जी तो नहीं खाई जाएगी। शांति, सब्जी में इतना भी मसाला नहीं है। अब चाप की सब्जी है तो थोड़ा मसालेदार तो होगा ही। आप तो रहने दीजिए, आपके मुंह में तो स्वाद ही नहीं है। जो दे दो वो खा लेते हैं। और बहू, तुम्हारी माँ से तो मैं बात करूंगी। पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है तुम्हें। इतने दिन हो गए अभी तक ढंग का खाना बनाना नहीं आता है। अब तो मैं भी तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ कि खाना कैसे बनता है। आशा की ऐसी बातें सुनकर प्रीति को काफी बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। तो वहीं शांति भी प्रीति की माँ को फोन कर देती है और शिकायत लगाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द करिश्मा की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो हॉस्टल से वापस आती है और आते ही अपनी भाभी के गले लग उससे कहती है, भाभी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है, आपने जो मेरा टिफिन पैक करके दिया था ना, मेरे सभी दोस्तों ने खाया।
उन सभी को आपके हाथों का खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने तो मुझे ये कह दिया कि जल्द ही वो सब आपसे मिलने यहाँ आएंगे। दोस्तों को सच में बता देती कि वो खाना तेरी भाभी ने नहीं, तेरी माँ ने बनाया है। तेरी भाभी के भरोसे रहती तो खराब कर देती। माँ, अब आप मेरी बीवी के खाने में कमियां ही निकालती रहोगी या अपनी बेटी को आराम भी करने दोगी? बेचारी थकी हुई आई है। दीपक के कहने पर शांति चुप कर जाती है और अपनी बेटी को कमरे में लेकर आती है। समय ऐसे ही बीतता है और घर में करिश्मा की शादी की बातें चलने लगती हैं। सब चाय नाश्ते के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। करिश्मा, अब तेरी उम्र हो गई है, सोच रहा हूँ तेरी शादी करवा दूं, इसीलिए अपनी भाभीयों के साथ अब रसोई में खाना बनाना सीख जा। पापा, जरूरी थोड़ी ना है कि शादी करने से पहले लड़की खाना बनाना सीखे। और रही खाना बनाने की बात, तो आज मैं मैगी बनाऊंगी सबके लिए। भाभी, आज आप रहने दो क्योंकि मैं जा रही हूँ सबके लिए मैगी बनाने। हाँ हाँ करिश्मा, क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो कभी अपनी नंद के हाथ का खाना खाऊं। अब करिश्मा खुशी खुशी रसोई में जाती है। आज से पहले करिश्मा ने पानी भी गर्म नहीं किया था और वो मैगी बनाती है। कुछ ही देर में जब करिश्मा मैगी बनाकर लाती है तो मैगी में सिर्फ पानी होता है, जिसे खाकर पूरा परिवार करिश्मा के खाने का मजाक बनाता है। माँ, प्रीति को कहती हो खाना बनाना नहीं आता, अब अपनी बेटी को क्या कहोगी? भैया, मैगी ऐसी ही बनती है, मैंने सूप वाली मैगी बनाई है। अरे बेटा, तू तो जानती है ना, तेरे भाई और पापा के मुंह में स्वाद ही नहीं है। उन्हें क्या पता अच्छी और बुरी चीज में क्या फर्क होता है। मेरी बेटी ने बहुत अच्छी मैगी बनाई है। बाहू, देख ले, मेरी बेटी ने पहली बार मैगी बनाई है, वो भी इतनी अच्छी। मेरा खाना परफेक्ट होने के बाद भी माँ जी को पसंद नहीं आता और नंजी ने आज इतनी गंदी मैगी बनाई है, फिर भी माँ जी को पसंद आई। आखिर बहू और बेटी की रसोई में इतना फर्क क्यों? प्रीति अपनी सास से कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द करिश्मा का रिश्ता भी लग जाता है। तो वहीं विनोद के कहने पर करिश्मा अपनी भाभी के साथ रसोई में खाना बनाना सीख रही होती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में, भाभी, अब मुझे सब कुछ बनाना आ गया है, आप बाहर जाओ, आज छोले की सब्जी मैं बनाऊंगी। करिश्मा, खाने के साथ माँ जी को कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है और तुम्हें सिर्फ आलू की सब्जी बनानी आती है। छोले की सब्जी और आलू की सब्जी में फर्क होता है। भाभी, आज आपकी नंद की रसोई है, आप बस खाना बनने का इंतजार कीजिए। करिश्मा जबरदस्ती प्रीति की रसोई से बाहर कर देती है और आलू की सब्जी की तरह थोड़े से प्याज, मिर्च, टमाटर डालकर बिना छोले को बॉईल करे उसे पकाना शुरू कर देती है। कुछ देर में जब सब खाना खाते हैं तो कच्चे छोले किसी से चबाए नहीं जाते और वो सब गुस्सा करते हैं। पर अब भी शांति अपनी बेटी के खाने की तारीफ करती है। आप सब तो एक नंबर के ड्रामेबाज है, क्या खराबी है सब्जी में? माँ, छोले कच्चे हैं और मसाला भी पका नहीं है। बहन, जो बना कर दे रही है ना, खा लो। कल को शादी करके ससुराल चली जाएगी और देखना, तुम्हारी बहन तुम्हारी बीवी से अच्छा ही खाना बनाएगी। सच में शांति, तुम्हारे सामने कोई नहीं जीत सकता। बहू और बेटी के पकवान सच में एक समान नहीं होते। बहू कितना ही अच्छा क्यों न बना दे, पर सास उसमें कमियां निकाल ही देती है और बेटी कितना ही खराब बनाए उसे माँ चट कर करके खाती है। शांति के इस बर्ताव से विनोद नाराज होकर खाने से उठ जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द करिश्मा की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब करिश्मा की पहली रसोई होती है तो वो किचन से ही अपनी भाभी को फोन करती है जो रसोई में सब्जी बना रही थी। भाभी, मेरी सास ने तो सोयाबीन कुलचे, बिरयानी और गुलाब जामुन बनाने को कहा है, ये सब तो मुझे नहीं आता है। करिश्मा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जैसे जैसे फोन पर बताती हूँ तुम वैसे वैसे करो। प्रीति करिश्मा को काफी अच्छे तरीके से फोन पर खाना बनाना बताती है, पर फिर भी करिश्मा खाना नहीं बना पाती और जब अपने ससुराल वालों को खाने को देती है तो जला और कच्चा खाना देख कोई खाना नहीं खाता और तुरंत करिश्मा की सास शांति को फोन करती है। अरे, हर इंसान अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पालता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहू को बावर्ची बना दो और बेटी को कुछ सिखाओ ना। जब हम रिश्ता लेकर आए थे तो तुमने कहा था कि सारा खाना तुम्हारी बेटी ने बनाया है, वो सब कुछ बनाना जानती है, पर यहाँ यह साधारण खाना नहीं बना सकी है। अब लगता है मुझे ही तुम्हारी बेटी को सिखाना पड़ेगा। शादी होते ही अपनी बेटी की शिकायत सुनकर शांति की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती हैं और उसे अपनी बहू की याद आती है जब वो अपनी बहू के खाने में कमी निकालती थी। कुछ ही देर बाद शांति खाना खाने के लिए बाहर आती है और आज थोड़ी सी जली हुई रोटी देखकर भी अपनी बहू के खाने में कमी नहीं निकालती और उसके खाने की तारीफ करती है, जिसे देख पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अमीर और गरीब भाभी ने बनाई ननद की शादी ड्रेस। दीदी, ये लो मिठाई खाओ, रंजन का रिश्ता तय हो गया है। बहू बहुत गुणवान है, दर्जी भी है। अरे, एक दर्जी से रिश्ता तय हुआ है तो इतना चहक रही है तू। मेरे बेटे की तो बड़े घर की लड़की से बात चल रही है, वो क्या कहते हैं रिंकी? फैशन डिजाइनर माँ।
हाँ, लड़की फैशन डिजाइनर और सुंदर भी बहुत है। यह तो बहुत अच्छी बात है दीदी। वैसे भी हमारे बेटों के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया, मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। क्या चाची, खुशी में आप ये लड्डू बांट रही हो? एक बार मेरी भाभी आ जाएंगी ना तो मैं आपको देसी घी की बर्फी खिलाऊंगी। सुनीता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप मुस्कुरा देती है। दरअसल सुनीता और सुमित्रा देवरानी जेठानी थी, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। जहां सुमित्रा अमीर थी तो वहीं सुनीता गरीब थी और एक छोटे से मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। समय बीतता है और एक हफ्ते के अंतराल में दोनों अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बेटों की शादी कर देते हैं। सुनीता के बहू की मुंह दिखाई में सुमित्रा उसकी बेटी रिंकी आते हैं। बहू, ये तेरी ताई सास और उनकी बेटी है। मेरी बहू जितनी नहीं, लेकिन तेरी बहू भी सुंदर है सुनीता। ले बहू, ये तेरी मुंह दिखाई। ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे भाभी ले लो, वैसे इतना महंगा हार आपने कभी देखा तो नहीं होगा। अब चाची तो मेरी भाभी की मुंह दिखाई में लिफाफा पकड़ा कर चली आई थी, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। माँ जी ने जो भी दिया आशीर्वाद के रूप में दिया होगा, और वैसे भी उपहार की कीमत नहीं, उपहार देने वाले की नियत देखी जाती है। आप प्यार से दे रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। देखा रिंकी, गरीब सही, लेकिन मेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है। तन्वी की बात सुनकर रिंकी वहां से चली जाती है। रिंकी की भाभी कशिश एक अमीर घर से थी, साथ ही फैशन डिजाइनर भी, जिसके कारण उसका सारा दिन फोन पर क्लाइंट से बात करने में बीतता था। एक रोज रिंकी उसके कमरे में आती है और उसकी बनाई ड्रेसेस को देखने लगती है, जिनमें से एक ड्रेस उसे बहुत पसंद आती है। उसी वक्त वो कशिश वहां आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में मत आया करो। भाभी, मैं तो बस आपकी बनाई ड्रेसेस को देख रही थी। मुझे ना ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगी। क्या आप मेरे लिए भी एक ऐसी ही डिजाइनर ड्रेस सिल देंगी? तुमने क्या मुझे अपना पर्सनल दर्जी समझ रखा है? मेरी बनाई ड्रेस के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और तुम मुझसे अपना काम फ्री में करवाना चाहती हो। हमारा तो ननद भाभी का रिश्ता है, आप इतना तो अपनी ननद के लिए कर ही सकती हैं। बदले में आप जो बोलोगी मैं कर दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर कशिश मन ही मन कहती है, सही है, इसके लिए ड्रेस बनाने का तो पता नहीं, इससे अपना काम निकलवा लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए ड्रेस डिजाइन। पहले इस कमरे को अच्छी तरह से साफ कर दो। कमरे की सफाई वो भी मैं? डिजाइनर ड्रेस चाहिए ना, तो करनी पड़ेगी। रिंकी न चाहते हुए भी अपनी भाभी के कमरे की सफाई में लग जाती है। तो वहीं सुनीता की बहू देविका घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए बाहर वालों के कपड़े भी सिला करती है। एक रोज काम करते हुए तन्वी का पुराना सूट कील में अटक कर फट जाता है, जिस पर देविका की नजर पड़ती है। अरे तन्वी, तुम्हारा सूट तो बुरी तरह से फट गया है। हाँ भाभी, वो काफी पुराना हो गया है ना, तो शायद इधर उधर लगकर फट गया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी एक साड़ी से तुम्हारे लिए सूट बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं भला? मेरे लिए आप अपनी साड़ी क्यों बर्बाद करेंगी? अरे इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात है? मेरा बनाया हुआ सूट तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। जहां गरीब होकर भी तन्वी और उसकी भाभी में प्यार था, वहीं अमीर होकर भी रिंकी और उसकी भाभी अपने काम के लिए एक दूसरे के सामने अच्छे बनने का दिखावा करते थे। अब बीतते समय के साथ रिंकी और तन्वी की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। दीदी, मुझे तो तन्वी के लिए लड़का पसंद है। अच्छा घर बार है और लड़का कमाता भी अच्छा है। और क्या, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तो रिश्ता बढ़िया है। तेरे भाई साहब ने भी रिंकी के लिए रिश्ते को हाँ कर दी है। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दीदी। मैं क्या सोच रही थी दीदी, हम एक ही मंडप में रिंकी और तन्वी की शादी करवा देते। वाह चाची, आप तो अपना खर्चा बचाना चाहती हैं। बड़ों से ऐसे बात की जाती है रिंकी? कोई बात नहीं भाई साहब, बच्ची है। ये बच्ची अब शादी के लायक हो चुकी है सुनीता, तुम सही कह रही हो। आखिर दोनों है तो एक ही घर की बेटी, तो हम एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा देते हैं। रायचंद का फैसला सुनकर सुमित्रा और रिंकी दोनों का मुंह बन जाता है। अब बीतते समय के साथ दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। रस्में हो जाने के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुमित्रा तन्वी का सूट देखकर कहती है, अरे वाह तन्वी, ये सूट तो कहाँ से लाई? बड़ा चमकदार है। ताई जी, ये मैं कहीं से लाई नहीं हूँ, बल्कि मेरी भाभी ने अपनी साड़ी से मेरे लिए सूट बनाया है। अच्छा, वैसे इस बार तो खरीदारी मुझे भी कम ही करनी पड़ेगी, अब मेरी बहू डिजाइनर जो ठहरी। और नहीं तो क्या, मैं अपनी हल्दी, मेहंदी और शादी तीनों के लिए डिजाइनर कपड़े बनवाऊंगी भाभी से। हाँ हाँ, जैसे मैं डिजाइनर इसकी शादी के कपड़े सिलने के लिए ही बनी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों कशिश दीदी? हाँ क्यों नहीं, हल्दी और मेहंदी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी ननद की शादी का जोड़ा तो मैं बना ही दूंगी। अरे आप लोग बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? इस तरह कशिश बात को पलट देती है। रात के समय रिंकी अपनी भाभी के पास जाती है और गुस्से में उससे कहती है, भाभी,
आपने मुझे झूठी तसल्ली दे देकर अब तक मेरे लिए वो ड्रेस नहीं बनाई, लेकिन अब मेरी शादी का जोड़ा आप ही डिजाइन करेंगी। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? और अगर मैंने वो ड्रेस नहीं बनाई तो उसका कारण भी है। अब शादियों का सीजन चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर पड़े हैं मेरे पास, अब उन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस बनाऊं? कैसी भाभी हैं आप? अपनी ननद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकाल सकती? देखो भाभी, आपने खुद सबके सामने कहा था कि आप मेरी शादी का जोड़ा डिजाइन करेंगी। अगर आपने नहीं किया तो सबके सामने आप झूठी कहलाएंगी। रिंकी इतना कहकर वहां से चली जाती है। शादी की तैयारियों में सब उलझे होते हैं। तभी एक रात पैसों का हिसाब लगाते हुए तन्वी का भाई रंजन कहता है, माँ, हलवाई वाले से बात हो गई है और पैसे भी उसे दे दिए हैं। आप कह रही थी कि तन्वी का लहंगा खरीदना है। नहीं नहीं बेटा, वो तो बहू ही सिल देगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है कि शादी का सीजन चल रहा है, भाभी के पास पहले से ही बहुत काम है और ऊपर से वो शादी के लिए आप सभी के कपड़े सिल रही हैं। अब ऐसे में मैं अपना शादी का जोड़ा उन्हें सिलने के लिए कैसे दे सकती हूँ? दरवाजे पर खड़ी देविका ये सारी बातें सुन लेती है और कुछ ही देर में अंदर जाकर अपनी नंद के सिर को सहलाते हुए कहती है, माँ जी, मेरी इकलौती नंद की शादी है। भले ही मेरे पास कितना भी काम हो, लेकिन उसकी शादी का जोड़ा तो मैं ही सिलूंगी और ऐसा सिलूंगी कि शादी में आए सभी लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शादी का जोड़ा खरीदने में कितना खर्चा आएगा ये तो तुम जानती ही हो ना। मुझ पर भरोसा रखो, मैं बहुत अच्छा सिलूंगी। अब जहां देविका बाकियों के कपड़े सिलने के साथ रात रात भर जागकर अपनी नंद की शादी का जोड़ा भी सिलती है, वहीं कशिश अपने क्लाइंट के ऑर्डर पूरा करने में रिंकी के शादी के जोड़े के बारे में पूरी तरह भूल जाती है। शादी से ठीक एक दिन पहले रिंकी को देखकर उसे जोड़े के बारे में याद आता है तो वो अपना सिर पकड़कर कहती है, हे भगवान, कल इसकी शादी और मैंने तो उसकी शादी की ड्रेस सिलने की कोई तैयारी ही नहीं की है। परफेक्ट, 1 साल पहले क्लाइंट ने तो इसे रिटर्न कर दिया था, अब ये रिंकी के काम आ जाएगा। कशिश वो लहंगा ले जाकर रिंकी को ये झूठ बोलकर देती है कि ये उसने खास रिंकी की शादी के लिए सिला है। रिंकी भी लहंगा देखकर खुश होती है, तो वहीं देविका भी पूरी मेहनत से तन्वी का लहंगा तैयार कर देती है। अगले दिन ढोल नगाड़े के साथ बारात आती है। दोनों दुल्हन शादी के जोड़े में तैयार होकर वरमाला के लिए आती हैं। अरे वाह, तन्वी का लहंगा तो कितना सुंदर लग रहा है। सच में बहुत ही अच्छी फिटिंग है और ये रंग भी उस पर बहुत खिल रहा है। तन्वी का लहंगा देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो वहीं वरमाला हो जाने के बाद कशिश की कुछ सहेलियों की नजर रिंकी के लहंगे पर पड़ती है। अरे विनीता, ये तो वही लहंगा है ना जो क्लाइंट को पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसने कशिश को वापस कर दिया था। हाँ तो सही कह रही है, लेकिन ये पुराना लहंगा कशिश ने अपनी ननद को क्यों चिपका दिया? उनकी ये बातें रिंकी सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में जाती है। उसी समय देविका उसे गिफ्ट देने के लिए उसके पीछे जाती है तो उसे रोता देखकर कारण पूछती है। रिंकी उसे रोते हुए सब बता देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। देखो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और इस समय किसी से शिकायत करके कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। तन्वी के साथ मैंने तुम्हारे लिए भी लहंगा सिला था। पहले नहीं दिया ये सोचकर कि भला तुम क्यों पहनोगी, लेकिन अब उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आएगा। देविका वहां से चली जाती है। रिंकी गिफ्ट खोलती है तो उसमें सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही देर में देविका का दिया हुआ लहंगा पहनकर बाहर आती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह देविका न सिर्फ अपनी नंद बल्कि रिंकी की शादी का जोड़ा सिलकर इस दिन को दोनों के लिए यादगार बना देती है।